हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 9 का, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने से पहले हम एक बार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। और हम ये छोटी क्लास से भी सॉल्व करते आ रहे थे, तो ये कुछ उतना टफ होने वाला नहीं है। बट ये है कि अगर आपको नहीं आता या आप किसी कारण से नहीं सीख पाए हो, तो एक छोटा रिकैप हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन जो एक वेरिएबल में होगी वो उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5 + x = 3। अब इस इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ध्यान रखना किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने का क्या मतलब होता है हमें समझना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने का यह मतलब होता है कि ना उसके साथ कुछ प्लस होना चाहिए, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। अगर उसके साथ कुछ ऐसा है कि उसके साथ कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है, तो एक एक करके हम उसे हटाएंगे और इक्वल टू के उधर भेजेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स के साथ प्लस हो रहा है, तो हम +5 को उधर भेज देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 3। और आपको पता है कि प्लस का साइन जब उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस वाला वो प्लस वो होता है वो माइनस हो जाता है। ठीक है, x = 5 - 3 - 5 आपको पता है -2 आएगा, है ना। उसी प्रकार से मैं आपको जब ये क्वेश्चन देता हूँ कि 3, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास x - 7 = 5। अब मैं ये बोलता हूँ सेम वही है। अब -7 इधर हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो x = 7 + 5 एंड दैट इज x = हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, उसी प्रकार से अब मैं क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूँ थोड़ा। अब मैं क्वेश्चन को बोलूँ भाई 5 - x = 3। मैं एक बार गलत करके बताता हूँ कि आप गलती होती क्या है, फिर मैं उसे करेक्ट करता हूँ। बच्चे क्या बोलते हैं, x = भाई होता इधर +3 है, उधर जाके -3 होगा, तो 3 - 5 और x = -2, x = -2। बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई x का साइन यहाँ नेगेटिव है, आपने अपने आप पॉजिटिव क्यों कर दिया? ये कॉमन मिस्टेक्स है जो मैं देखता हूँ बच्चे करते हैं, तो उसके अनुसार मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो करेक्ट तरीका क्या है आपको? ठीक है, हम क्या करेंगे, अब एक और बात, वेरिएबल हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। आंसर आंसर जब हमारे पास आए तो हम क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, मैं एक्स को उधर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, जब मैं एक्स को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 = 3। अब -x इधर आके +x हो गया, अब x प्लस हो गया, हमें इसकी टेंशन नहीं है। अब इधर x के साथ क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, तो 3 को उधर भेज दूंगा तो -3 हो जाएगा। तो मेरे पास 5 - 3 = x, और हमारे पास कितना जाएगा, 2 = x। तो x = इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = 2। तो इस तरीके से करना है, वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -5 - x = 8। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हम पहले क्या करेंगे, x को पॉजिटिव बना लो, x को उधर भेज दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 = 8 + x, और +8 = मेरे पास जाएगा -5 = -8 इधर आके =x। अब -13 = x। अगर ये सब आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो, आप नेक्स्ट चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है, बट मैं सोचता हूँ कि बच्चा अगर किसी को नहीं आता हो तो उसको आ जाए अच्छे से, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, अब ये तो प्लस माइनस का हमने देख लिया, अब मल्टीप्लाई डिवाइड का देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2x = 10 है, तो मेरे पास क्या जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x = 10/2, ये कट के 5, और x = मेरे पास आ गया 5। ठीक है, उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल कोई चीज डिवाइड हो रहा है, जैसे कि x/3 हो रहा है, =9। अब डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 9 × 3, और x = मेरे पास हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उदाहरण के लिए एक प्लस और माइनस मिला के देता हूँ मैं तुम्हें, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड मिला के देता हूँ। अब मान लो 2x - 3 = 7 है। अब फिर से बताता हूँ, यहाँ कॉमन गलती के बच्चे क्या करते हैं और हमें क्या करना है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, भैया ने बोला था 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x - 3 = 7/2, और -3 हो जाके प्लस हो जाएगा, फिर x = 7/2 +3 करेगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। जब हम वेरिएबल के साथ चीज़ों को उधर भेजते हैं तो इसके पीछे इसका भी एक नियम है, प्लस और माइनस वाले टर्म को पहले भेजा जाता है, मल्टीप्लाई वाले टर्म को बाद में भेजा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x = -3 से जाके क्या हो जाएगा, +3, तो 7 + 3 हो जाएगा, तो हमारे पास 2x = कितना आ जाएगा, 10, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = 10/2 दैट इज 5, तो x = 5 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, क्या विजिबिलिटी है क्या? एक मिनट। अब सही है, फोकस नहीं था। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसी प्रकार से हम कई इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कई अलग अलग तरीके की इक्वेशन बनाई जा सकती है, सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिक मल्टीप्लाई का रूल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ हमारे पास किसी का सेम साइन है, फॉर एग्जाम्पल सेम साइन है और हम प्लस कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, प्लस या माइनस कर रहे हैं, दोनों का सेम साइन है, तो सेम साइन में हमारे पास क्या होगा? आंसर हमेशा प्लस में आएगा, प्लस में हमेशा आंसर आएगा। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो आंसर हमेशा हमेशा हमारे पास सॉरी आंसर अगर सॉरी सॉरी ये गलत रूल बनाते हैं। खैर, तो अब हमें क्या देखना होता है? हमें ये भी देखना होता है क्या, कि अगर दोनों का साइन सेम है किसी चीज का, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आप जब प्लस या माइनस कर रहे हो, प्लस या माइनस कर रहे हो और दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करते हैं? हम प्लस कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, या ऐड कर देते हैं। और दोनों का साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल -2 -3 है, दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 3 2 5, साइन बड़े नंबर का लगाना है, तो बड़ा नंबर 3, 3 का साइन है, दोनों ही नंबर माइनस, तो माइनस का साइन देगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 5 + 3, दोनों का साइन सेम है, तो हमने ऐड कर दिया। तो सेम साइन है तो हमें हमेशा ऐड करना है, डिफरेंट साइन है तो हमें हमेशा माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल -2 + 3 कर देता, तो यहाँ पे क्या आंसर आता? 1। और अगर मैं कर देता 2 - 3 कर देता, तो आंसर -1 आता। साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं। ये रूल सिर्फ प्लस माइनस के लिए वैलिड है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे पास, मैं ये करता हूँ जैसे कि मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए क्या रहता है? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में। बट देखो, अगर हमारे पास दिक्कत है साइन किसका आएगा? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, बट दिक्कत है कि हमारे पास अगर साइन है तो हम साइन किसका लगाएंगे? तो अगर सेम साइन है, दोनों पे सेम साइन है, सेम साइन है, सेम साइन है, सेम साइन में आंसर हमेशा प्लस में आएगा, आंसर प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ -2 × -3, आंसर क्या आएगा आपका? +6 आएगा। और 2 × 3, आंसर +6 आएगा। ये भी क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा बस किसी वीडियो में, बस हमारे पास मैं एक बार बेस बेस आप लोगों का तैयार कर देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। उसी प्रकार से अगर डिफरेंट साइन है, दोनों का डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो आंसर किस में आएगा? आंसर तब माइनस में आएगा। ठीक है, हमारे पास उदाहरण के लिए क्या देखो, -2 × 3 है, तो आंसर क्या आएगा? -6। ये 2 × -3, दोनों का साइन अलग है, एक प्लस एक माइनस है, और कुछ साइन नहीं, कोई नंबर का अगर वहां पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है, आपको मानना पड़ेगा, या ऐसा होता है, प्लस के साइन को हम लिख के नहीं दिखाते हैं। खैर, 2 × -3 -6 आएगा। ठीक है, अब लीनियर क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो जैसे कि अब देखो, अगर मैं करता हूँ 5 + x = 3, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? x = 3 - 5, x = कितना जाएगा? -2। तो x = -2 आया, और नंबर लाइन पे अगर मैं इन्हें प्लॉट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर क्या आएगा? 1, इधर -2, इधर -3, तो नंबर लाइन पे एक ही पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, क्या आंसर है? x = -2, -2 यहाँ पर होगा। कोऑर्डिनेट मेथड में भी हमने देखा है ना, नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ एक्सिस पे ऐसे ही प्लॉट करोगे। तो ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में वो एक ही पॉइंट होता है, सिर्फ एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर मैं अब सवाल आता है, टू वेरिएबल्स को कैसे सोल्व करते हैं? उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल 2x x + 5 बोलता हूँ इक्वल टू 7, और x - y इक्वल टू बोलता हूँ 3। इन दो इक्वेशन को सोल्व करो। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल था, तो एक ही इक्वेशन में हमारे पास आंसर आ गया। अब दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, जितने वेरिएबल हो उतनी इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे y, अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो मैं जब तक आपको, अगर मैं आपको बोल दूं चलो ये वेरिएबल है, ये इक्वेशन है, सॉल्व करो, इसे नहीं कर सकते इसको सॉल्व। इस एक वेरिएबल का इनफाइनाइट आंसर आ सकता है, जब तक मैंने दो
इक्वेशंस आपको नहीं दूँ सॉल्व करने के लिए, आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एग्जांपल समझो, अगर मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखूंगा कि आंसर 7 आ जाए। मेरे भाई 4 और 3 को रखोगे तब भी 7 आ जाएगा, है ना। 6 और 1 तब भी 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 2 तब भी 7 आ जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं ना। 10 और -3 तब भी 7 आ जाएगा। इससे इनफाइनाइट आंसर आंसर हो सकते हैं। तो जो एक वेरिएबल होता है उसका तो एक यूनिक आंसर होता है। यूनिक मतलब सिर्फ मात्र और मात्र एक ही आंसर हो सकता है। बट लीनियर क्वेश्चन सिर्फ एक एक इक्वेशन की अगर हम बात करें, एक इक्वेशन की बात करें, तो उस एक इक्वेशन के इनफाइनाइट अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसलिए ये तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जब एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है कि एक लाइन इनफाइनाइट छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो जाहिर सी बात है इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे। बट जो हम दो इक्वेशंस की बात करेंगे, अब मैं आपको दो इक्वेशन दे दिया भाई, ये और ये, अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो हमारे पास क्या होगा, इसका ये यूनिक आंसर हो सकता है। हो सकता है कि दो लाइन हमारे पास ऐसी बने, तब इसका यूनिक आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल दो लाइन पैरेलल हो जाए, तब इसका कोई आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि लाइन कभी मिलेंगे ही नहीं। तो और एक्स और वाई का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो आंसर होगा ही नहीं इसका। 10th क्लास में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और हो सकता है एक लाइन बिल्कुल दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, तब इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि दो वेरिएबल्स एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके सिर्फ एक सिंगल इक्वेशंस की बात करूं तो इसके इनफाइनाइट अलग अलग आंसर हो सकते हैं। बट दो वेरिएबल की अगर हम बात करूं कि इसके सॉल्यूशंस निकालो, तो आप क्या करोगे, हम इसके इनफाइनाइट इनफाइनाइट तीन कंडीशंस हो सकती है। या तो एक आंसर आए, या तो आंसर नहीं आएगा, या तो इनफाइनाइट आंसर होगा। ठीक है, बस यही है। तो और हमने ये भी देखा कि अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 7 देता हूँ और बोलता हूँ x और y की वैल्यू निकालो, आप नहीं निकाल सकते। इसके इनफाइनाइट अलग आंसर हो सकते हैं। जब तक दो वेरिएबल नहीं दूं मैं आपको, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जितने वेरिएबल्स होती हैं, एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है, तो उसके इनफाइनाइट सॉरी जितने वेरिएबल होती हैं उसके उतने इक्वेशंस चाहिए आपको। अगर एक वेरिएबल था तो एक वेरिएबल में हमारे पास आंसर आ गया, दो वेरिएबल था तो दो वेरिएबल में हमारा काम चल गया, तीन वेरिएबल होगा तो तीन वेरिएबल हमें चाहिए होती है, सॉरी तीन इक्वेशन चाहिए होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, मतलब तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए होती है। ध्यान रखना, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशंस। ठीक है, चलो, तो इतना ही। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम्पल एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। एक और बात जो मुझे बतानी है वो ये कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दो वेरिएबल का, वो ऐसा रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब सारे वेरिएबल वाला टर्म भी इधर रहेगा, दोनों वेरिएबल वाला टर्म, और कॉन्स्टेंट टर्म जो दो वो जिस जो नंबर होगा वो भी इधर होगा, और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, बस इतना ही। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास हमें इसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब सभी चीज इधर होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 4.37, है ना। प्लस वाला टर्म इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। और क्योंकि आप सभी टर्म को इधर ले जाओ, इधर बचा कुछ नहीं को मैथ में क्या बोलते हैं, जीरो, तो हमारे पास जीरो आ गया। अब ए क्या होता है, ए होता है आपके साथ जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब उस वेरिएबल के साथ क्या चीज, कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, तो 2, तो आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू 2। बी कितना होगा हमारे पास, बी क्या होता है, बी होता है वाई का कोएफिशिएंट, वाई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, तो यहाँ पे बी हो जाएगा 3। और कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा -4.37। मतलब कॉन्स्टेंट टर्म सी क्या होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता है। ठीक है, खैर अभी हमारे पास है, सभी को पहले इधर ले आते हैं। तो x जब प्लस √3y को इधर ले आओगे तो जाएगा -√3y -4, उधर कुछ नहीं बचा, 0। अब मेरे पास a क्या है, अब यहाँ पे बोलोगे भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा, कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 होगा। b कितना होगा हमारे पास, b y का कोएफिशिएंट कितना होगा, √3, √3 नहीं होगा, साइन के साथ हमें लिखना है, यानी कि -√3 होगा, ध्यान देना इस बात का। ठीक है, तो ए आया 1, बी आया -√3, और सी कितना आया मेरे पास, -4। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास कह रहा है सभी को उधर एक ही फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इधर ले आते हैं सभी को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -5x प्लस 3y
+4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, ए हमारे पास कितना है, ए है हमारे पास -5, एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -5 है ना, इसके साथ क्या -5 मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई कितना, सॉरी बी कितना है हमारे पास, बी है 3, और हमारे पास सी क्या है, सी है हमारे पास +4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2x + 5, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ना, यहाँ पे जगह नहीं है। 2x इक्वल टू वाई है, इधर लेके आते हैं हम इसको, तो 2x - y इक्वल टू 0। अब a कितना है मेरे पास, a है 2, b कितना है, b है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और वो कौन सा 1, -1 है, क्योंकि साइन यहाँ पे -1 है, -1। और c कितना है हमारे पास, भाई c तो है ही नहीं, तो c 0 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको अगर और तरीके से लिखना चाहते हो 2x - y + 0 इक्वल टू 0, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको, तो c कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, तो हम c को लिखेंगे 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इनको 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। अब होगे भाई यहाँ पे तो 1 ही वेरिएबल, हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। अब बताओ, मेरे पास x है, प्लस में क्या लिख सकता हूँ, 0 × y लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 × y 0 होगा, तो ये एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, और -5 इधर ले आएंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, +5 इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया इसको 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में, है ना। y यहाँ पे नहीं था, बट मैं लिख सकता हूँ किसी भी नंबर, जैसे 5 है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 0, 5 + 0 क्या होगा, 5 ही होता है, कुछ नहीं होता। बट यहाँ पे मैं इतना इसको y के फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से ये था हमारे पास x + 0 में लिख ही सकता हूँ, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, x + 0 × y, क्योंकि 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, आंसर 0 आता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे। हमारे पास क्या है, पहले इधर ले आएंगे y + 0x - 2 इक्वल टू 0। तो मैं इसको अरेंज करके x को पहले लिखते हैं आमतौर पे, बट ये भी ठीक ही है, बट आंसर फॉर्म इस तरीके से रहता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर। कॉन्सेप्ट ये है कि आप y + 0 लिख सकते हो, y + 0 जैसे y है, y + 0 लिख सकते हो, और 0 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ x के साथ, तो x कहने को आ गया ना। हालांकि वो बात अलग है कि मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, और ये टर्म है कुछ नहीं, यहाँ पे 0 ही है, बट हम इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, लिखने में क्या है। उसी प्रकार से क्वेश्चन देखो 2x = 3, तो 2x + 0y +3 को इधर ले आऊंगा तो -3 हो गया, ये इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया, 2x + 0y - 3 इक्वल टू 0, तो ये गया मेरे पास। अब मेरे पास 5y है, मैं 5y को क्या लिख सकता हूँ, 5y + 0x इक्वल टू 2, और मेरे पास क्या आएगा, 0x + 5y इक्वल टू 2, सॉरी सॉरी +2 है ना, जाके -2 भी आएगा, -2 यहाँ पे लिखते हैं ना। 0x 0.x मत समझना, 0 × x है, +5y - 2 इक्वल टू 0। बस ये हो गया सॉल्व। ऐसे ही करना सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज को करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.1 है। अब समझना कि इस चैप्टर को में ना इक्वेशंस आप 10th क्लास में सॉल्व करना सीख लोगे, बट दिक्कत कहाँ देती है कि भाई आपको क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है और आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रही है। तो अब ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, 30-40 वर्ड प्रॉब्लम का जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, आप भूल जाओ कि क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आपसे होगा, आप वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन बना पाओगे। खैर देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन टू एबल टू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। हमारे पास हिंट क्या दे रखा है, कॉस्ट, नोटबुक की कॉस्ट को x लेना है और पेन की कॉस्ट को y लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी x रुपीज मान लेते हैं, इसका कॉस्ट है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी y रुपीज मान लेते हैं। अब मेरे को बताओ कि ये नोटबुक की कॉस्ट है और पेन की कॉस्ट, इसमें क्या रिश्ता दे रखा है, नोटबुक जो है वो ट्वाइस है पेन से नोटबुक जो है पेन से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। मतलब हमारे पास क्या है, पेन छोटा है, नोटबुक ज़्यादा महंगा है, नोटबुक इज ट्वाइस ना, नोटबुक 2 गुना ज़्यादा बड़ा है इसकी कीमत, मतलब की। और पेन कितना है, पेन कम है। अगर मतलब पेन की कीमत को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पेन की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि नोटबुक की कीमत को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बट मैं छोटे वाले को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया x = 2y। इसको अरेंज करके हम क्या लिख देंगे, x
माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया। इस सिचुएशन को आपने ग्राफिकली सॉरी एल्जेब्रिकली दिखा दिया। इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमें इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कुछ नहीं करना और a और b c की वैल्यू निकालना है। इजी है। हम क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल हमने क्या है क्वेश्चन 2x प्लस 3y। अब -9 प्लस 9.35 के ऊपर बार है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा -9.35 के ऊपर बार। अब a कितना होगा यहाँ पे, a जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि है 2, b जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि है 3, और c कितना होगा जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि है -9.35 के ऊपर बार। ये गया हमारे पास। उसी प्रकार से इसको हम क्या कर लेंगे, अब ध्यान रखना कोई हमारे पास जब इक्वेशन गिवन होती है ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हट जाना चाहिए। अब इसका डिनोमिनेटर में कैसे हटाऊंगा, पूरी क्वेश्चंस को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम हो जाएगा। हाँ ये ट्रू है, आप अपनी मर्जी से किसी भी इक्वेशन, जैसे हमारे पास दोनों साइड है ना, तो दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नंबर से, बट जाहिर बात है जब आप इस साइड कर रहे हो तो उस साइड भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ आया कॉन्सेप्ट, मैं फिर से बताता हूँ। उदाहरण के लिए हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब क्या करते हो, आपको कोई जरूरत पड़ जाती है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ हमारी जरूरत क्या पड़ सकती है, यहाँ हमें डिनोमिनेटर को हटाना है इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास इस बात को समझो कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो आप मान लो 3 से मल्टीप्लाई करते हो, फॉर सम रीजन कुछ भी हो सकता है, तो मैं जब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3x प्लस वाई, तो इस साइड जब करूंगा तो इस साइड भी करना पड़ेगा, आप ये कर सकते हो। तो हमारे पास क्या जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 9। और इस साइड दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 5 टर्म होता है तो पांचों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इधर एक ही टर्म है तो एक ही से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 6 टर्म इधर होते, 6 टर्म इधर होते, 6 टर्म इधर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इधर के भी 6 टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता। उसी प्रकार से सेम डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि आप किस नंबर से डिवाइड करना चाहते हो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो दोनों साइड करना पड़ेगा, हर टर्म होगा डिवाइड, ठीक है। तो इस 3/3 सेम प्लस करना चाहते हो तो एक्स प्लस वाई प्लस 2 हो जाएगा, और इधर जाके 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। अब ये नहीं करना कि यहाँ पे 2 हर किसी टर्म से प्लस कर देना है, नहीं, 2 आपने एक ही 2 ऐड किया है ना, तो इस साइड भी एक ही 2 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने किया था दोनों साइड, तो हर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी प्रकार से x प्लस वाई माइनस करते हो तो दोनों साइड माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बस यही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। उसी प्रकार से मेरा मकसद यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर हटाना, तो पूरी क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई बाई 5 माइनस 10 इंटू 5 इक्वल टू 0 इंटू 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5x, 5 से 5 कट गया, माइनस वाई मेरे पास -50 और इक्वल टू 0 इंटू 5, आंसर आएगा 0। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी मेरे पास जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, b कितना होगा -1, और c कितना होगा मेरे पास -50, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास क्या है इक्वल टू 6, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले इधर ले आएंगे -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2, b कितना होगा ये 3, और c कितना होगा मेरे पास -6। बस हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। यहाँ पे देखो x प्लस 3y है, इधर ले आएंगे x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। a कितना होगा, a होगा 1, b कितना होगा, b होगा -3, और c कितना होगा, c होगा मेरे पास 0। उसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चंस भी करना है, तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 5y को इधर ले आएंगे तो प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब a कितना होगा, a होगा मेरे पास 2, b कितना होगा मेरे पास 5, और c मेरे पास कितना होगा 0, c तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, c 0, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है ये। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a कितना है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू कितना है, अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, 3x प्लस 0y लिख सकते हैं ना, 0y मैं भूल गया था, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा, a कितना हो जाएगा, a 3 हो जाएगा, b कितना होगा जो y के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 0, और c कितना होगा 2 जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है। बस यही करना है आपको इजी वाले क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बचाइए, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, a कितना हो जाएगा 0, b कितना हो जाएगा 1, और c कितना हो जाएगा हमारे पास -2। उसी प्रकार से यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 2x 0 इक्वल टू 2x माइनस 5,
इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या a कितना हो जाएगा 2, b कितना हो जाएगा 0 और c कितना हो जाएगा मेरे पास -5। ठीक है, बस यही है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एक बार प्योर जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने पूरा सिखाया है यहाँ पे, उसको समराइज करवा देता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या होता है, हमने देखा था 5 प्लस एक्स इक्वल टू 3। तो हमारे पास x कितना जाता है 3 माइनस 5, तो हमारे पास x इक्वल टू -2 आया। जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। बट मेरे पास अगर मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो इसके इनफाइनाइट अलग अलग आंसर हो सकते हैं। रीजन बताया था, क्योंकि ऐसे ये अनंत नंबर हो सकते हैं जिन्हें जोड़ के 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में है वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को, एक रेखा को। ठीक है, तो हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था कि एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, तो इसके इसलिए इनफाइनाइट आंसर होंगे। एक वेरिएबल का एक पॉइंट आंसर होता है, जैसे -2 है, -2 एक फिक्स्ड है, बस इसका और कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। बट दो वेरिएबल्स में इसके इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। उसी प्रकार से चलो इतनी बात बता दी। अब आते हैं नया टॉपिक पे। नया टॉपिक कहता है कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू मैं आपको 3 बोलता हूँ और बोलता हूँ x और y की वैल्यू निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते x y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x y के इनफाइनाइट अलग अलग आंसर होंगे ना। आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? तो इसका आंसर है कि जब तक मैं आपको एक और इक्वेशन ना दूं तो आप एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। दूसरे शब्दों में किसी इक्वेशंस में वेरिएबल की जब वैल्यू निकालने जाते हो तो जितने वेरिएबल हैं आपके पास उतने इक्वेशंस होने चाहिए। सिर्फ एक वेरिएबल से यहाँ पे काम चल गया था क्योंकि एक ही इक्वेशन था, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन चाहिए, वरना दो इक्वेशंस वाले के तो आंसर अनंत हो सकते हैं। आपको कौन सा आंसर चाहिए इस बात पर डिपेंड करता है। तो हम दूसरी इक्वेशन तय करती है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 है। अब हमारे पास ये मीनिंगफुल बना, इसका एक मतलब बना, मतलब ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ के तो 3 आ रहा है और उन्हें घटाने पर 5 आ रहा है। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है? तब हम इसको आंसर निकालेंगे। तो दो वेरिएबल्स के, जाहिर सी बात है, एक एक जो इक्वेशन इंटू वेरिएबल होती है एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, इसको ए भी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जब दो लाइन मिलती हैं तो क्या हो सकता है, या तो लाइन पैरेलल हो सकती है, या तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ सकती है, या तो क्या हो सकता है लाइन इंटरसेक्टिंग कर सकती है। तो आंसर किस किस में आएगा? जब दो लाइन पैरेलल है कभी मिलेगी ही नहीं, तो इसका कोई इस ऐसी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस कभी मिलेगी नहीं जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता। हम 10th में और अच्छे से पढ़ेंगे। लाइन कॉन्स्टेंट है, इसका हर पॉइंट पर आंसर होगा, इनफाइनाइट आंसर होगा। लाइन अलग ऐसे इंटरसेक्टिंग है तो इसका एक यूनिक आंसर होगा, सिर्फ एक ही आंसर होगा। ठीक है, चलो इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज खत्म होता है। और एक और हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5 इक्वल टू 2x है। अगर आप किसी कारण से आप चाहते हो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कर सकते हो आप। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो इस साइड में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर इधर 5 टर्म है तो पांचों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, इधर 3 टर्म है तो तीनों टर्म मल्टीप्लाई, जितने टर्म होंगे उतने टर्म सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम डिवाइड का भी सेम इशू है। ठीक है, चलो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है यार। 15 मिनट की इंट्रोडक्शन वाली बेसिक वीडियो मैंने बता दी थी ताकि उससे आपको चीज़ें क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।